हेलो स्टूडेंट्स, निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में एक बार आपका पुनः स्वागत है। माई सेल्फ पारितोष शर्मा। हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर वॉलवॉक्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा कि वॉलवॉक्स में किस प्रकार से पुंधानी का डेवलपमेंट होगा, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, और किस प्रकार से अंडधानी का डेवलपमेंट होगा, यानी oogoनियम का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट होगा। और स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट, ये दोनों चीज़ें हमने देखी इनकी, एंथ्रीडियम और oogoनियम की। और एंथ्रीडियम और oogoनियम की स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट देखने के बाद हमने एंथ्रीडियम के अंदर एंथरजॉइड्स और oogoनियम के अंदर एक यंग ओवम, ठीक है ना, एक यंग सीनोवियम वाला ओवम ये बना करके, और इतना पोर्शन हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर चुके थे। आइए अब हम देखते हैं कि इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा एक तो फर्टिलाइजेशन और बनने वाली डिप्लॉयड स्ट्रक्चर oospore का जर्मिनेशन, oospore का जर्मिनेशन सेकंड टॉपिक ये होगा। और एक इसके अलावा हम वॉलवॉक्स का जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल है, वॉलवॉक्स के जीवन चक्र लाइफ साइकिल को हम एक आरेखीय डायग्राम की मदद से यहाँ पर हर एल्गी को जब हम कंप्लीट करेंगे तो इस प्रकार हम उनको देखते हुए चलेंगे। तो एंथरजॉइड्स जो होते हैं वो समूह के रूप में मुक्त होते हैं। एंथरजॉइड कैसे मुक्त होंगे? समूह के रूप में मुक्त होते हैं तथा अंडे के समीप जाने पर अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। जैसे ही ये एग के पास पहुंचेंगे एंथरजॉइड्स, तो वो क्या होंगे? अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन केवल एक ही एंथरजॉइड अंडे से संयोजित होकर के युग्मनज का निर्माण करता है। बाकी के जो एंथरजॉइड्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और उनमें से केवल एक एंथरजॉइड एग के पास पहुंच करके फ्यूज़न की क्रिया करेगा, ठीक, जिससे oospore या निषिक्तांड कहते हैं, ठीक है ना। oospore अपने चारों ओर मोटी भित्ति स्रावित कर लेता है, ठीक है ना, एंथरजॉइड एग के पास पहुंच करके, ठीक है ना। तो एंथरजॉइड ये एग के पास पहुंचेंगे और एंथरजॉइड और एग ये दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे? एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो कि स्पोरोफाइटिक जनरेशन की पहली कोशिका होती है, ठीक है ना। स्पोरोफाइटिक जनरेशन की डिप्लॉयड जो पहली सेल बनती है वो कौन सी होती है? युग्मनज। यहाँ पर हम उसको ज़्यादातर एल्गी में क्या नाम देंगे? निषिक्तांड कहेंगे, यानी मोटी भित्ति वाला एक युग्मनज, ठीक है ना, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? oospore, ठीक है ना। निषिक्तांड या oospore का निर्माण कर लेता है, ठीक है ना। oospore का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निषिक्तांड, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? निषिक्तांड कहते हैं। ओके, ठीक। अब हम देखते हैं कि अगला टॉपिक आता है हमारा जर्मिनेशन ऑफ oospore। इसका क्या होगा? जर्मिनेशन ऑफ oospore यानी निषिक्तांड का अंकुरण होगा। अब हम देखते हैं कि अनुकूल परिस्थितियां आने पर, फेवरेबल कंडीशंस जैसे ही आती हैं तो oospore का अंकुरण होता है। इस दौरान oospore की बाह्य परतें फट जाती हैं, यानी oospore के चारों तरफ जो मोटी लेयर्स थी वो फेवरेबल कंडीशंस आने पर oospore का जर्मिनेशन होगा। और फेवरेबल कंडीशंस आने पर oospore का जर्मिनेशन होता है, और फेवरेबल कंडीशंस आने पर ही जैसी जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो oospore के चारों तरफ प्रेजेंट जो थिक वॉल्स प्रेजेंट होंगी वो फट जाएंगी, ठीक है ना। oospore का केंद्रक पुटिका में, ठीक है ना, oospore का केंद्रक पुटिका में या इससे पहले अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित चल बीजाणु बनाता है। oospore का जो न्यूक्लियस होगा, oospore का न्यूक्लियस क्या करेगा कि पुटिका में, यानी कोटलेस या फिर इससे पहले मियोसिस के द्वारा 4 हैप्लॉइड मोबाइल स्पोर बनाता है, जिनमें से केवल एक ही जीवित बचेगा और बाकी के क्या हो जाएंगे? बाकी के सारे नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जर्मिनेशन किस प्रकार होगा oospore का। तो oospore का जो जर्मिनेशन होगा, फेवरेबल कंडीशंस आने पर oospore का जर्मिनेशन होता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आने लगेंगी तो oospore के चारों तरफ प्रेजेंट जो थिक बॉल्ड होंगी वो आपस में फट जाएंगी, ठीक है ना। और उनके फटने पर oospore का जो केंद्रक होगा वो पुटिका में या तो सिस्टेड हो जाएगा या फिर
इससे पहले ही मियोसिस के द्वारा 4 मोबाइल जू स्पोर बनाएगा, ठीक है ना। मोबाइल चल बीजाणुओं का निर्माण करेगा, जिनमें से केवल एक ही जीवित बचेगा, केवल एक जीवित बचेगा, बाकी के नष्ट हो जाएंगे, जो कि कैसा होता है, द्विकशाभिकी है, ठीक है ना। यानी इसमें क्या होगा कि ऊ स्पोर मियोसिस की प्रोसेस के द्वारा 4, ठीक है ना, 4 मोबाइल स्पोर्स का निर्माण करेगा, ठीक है ना। मोबाइल स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा और उन बनने वाले 4 मोबाइल स्पोर्स में से क्या होगा, 3 नष्ट हो जाएंगे। 3 तो कैसे हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे, ठीक है ना। और 3 डीजनरेट होने के बाद केवल एक बचेगा, और जो बचा हुआ एक होगा, ठीक है ना, एक जो बचा, ठीक, वो कैसा होगा, वो बनने वाला एक बाईफ्लैजिलेट होगा, ठीक है ना। मोबाइल और बाईफ्लैजिलेट होगा, कैसा होगा, मोबाइल होगा और बाईफ्लैजिलेट होगा, मोबाइल और बाईफ्लैजिलेट होगा, मोबाइल और बाईफ्लैजिलेट होगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हैप्लॉइड चल बीजाणु में से, ठीक है ना, हैप्लॉइड जू स्पोर में से समसूत्री विभाजन के द्वारा एक खोखली गेंदनुमा, ठीक है ना, हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण होता है, और बनने वाली सेल्स में प्रतिलोमन इन्वर्जन होता है, जिसके एक पुत्री समंडल का, ठीक है ना, एक डॉटर सीनोबियम का निर्माण होगा, ठीक है ना। ये आगे चलकर क्या करेगा, ये ही आगे चलकर एक डॉटर सीनोबियम का निर्माण करता है, ठीक है ना, एक डॉटर सीनोबियम का निर्माण करता है, ठीक। अब यह स्वतंत्र होकर के बॉलवॉक्स की एक कॉलोनी का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है ना। ये भी क्या करेगा, एक कॉलोनी बना लेगा, ठीक है ना, एक कॉलोनी बना लेगा, किसकी, बॉलवॉक्स की एक कॉलोनी का निर्माण कर लेता है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसकी लाइफ साइकिल को हम आरेखीय तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हेडिंग डालते हैं एक लाइफ साइकिल, और वो हम बीच में डालेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर बॉलवॉक्स, ठीक है ना, बॉलवॉक्स लिख लिया, ठीक। ये बॉलवॉक्स कैसा होगा, इसकी बॉडी कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है। तो गैमेटोफिटिक को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिससे डॉटर कॉलोनी बनती है। क्या बनेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, जिससे डॉटर कॉलोनी बनती है, डॉटर कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, ठीक। ये डॉटर कॉलोनी फिर बॉलवॉक्स बना लेगी। ये तो हमारा कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। अब इसके अलावा बॉलवॉक्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, ठीक, जिसमें क्या होगा, एंथ्रीडियम और ऊगोनिया का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है, एंथ्रीडियम और ऊगोनिया, ठीक है ना, एंथ्रीडियम और ऊगोनियम का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये हमारी क्या होती है, फीमेल स्ट्रक्चर, और ये मेल स्ट्रक्चर। अब एंथ्रीडिया जो बना हमारा, इस एंथ्रीडिया की यदि हम बात करें तो एंथ्रीडिया में एंथरजॉइड बनते हैं। एंथ्रीडिया में क्या बनते हैं, ये भी कैसी होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। इसमें क्या बनेंगे, एंथरजॉइड बनेंगे, एंथरजॉइड का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब इसके अलावा ऊगोनियम, ये भी हैप्लॉइड होती है। इससे किसका फॉर्मेशन होगा, अंड का निर्माण होगा, ठीक है ना, एग फॉर्मेशन होगा। अब इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के फ्यूजन होने की वजह से, ठीक है ना, इन दोनों में क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्यूजन हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगा, फ्यूजन होगा। और फ्यूजन होने के फलस्वरूप क्या बनेगा, एक जायगोट का निर्माण होगा, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम निषिक्तांड कहते हैं, ठीक है ना। जायगोट का फॉर्मेशन होगा, जायगोट का निर्माण होगा। ये हमारी कैसी स्ट्रक्चर होगी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी। ये हमारी कैसी स्ट्रक्चर होगी, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होगी। सभी जगह हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ भी हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है कि जायगोट का जब निर्माण हो जाएगा तो रिप्रोडक्शन होगा, और इससे रिप्रोडक्शन के जरिए एक बाईफ्लैजिलेट
स्वामर बनेगा, यानी एक बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बनी तैरने वाली चल पुमड़ों की, ठीक है ना, तैरने वाले चल पुमड़ों की एक बाईफ्लैजिलेट स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन होगा। अब इस रिप्रोडक्शन से क्या होगा, एक बाईफ्लैजिलेट स्वामर बनेगा, बाईफ्लैजिलेट स्वामर, SWARMER, बाईफ्लैजिलेट स्वामर बनता है। ये कैसा होगा, हमारा हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना। अब इसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ये बन गई। अब इससे क्या बनेगी, एक जुवेनाइल कॉलोनी बनेगी। जुवेनाइल का मतलब एक यंग कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है, जुवेनाइल, ठीक है ना, JUVENILE, जुवेनाइल कॉलोनी का फॉर्मेशन होता है। और ये जुवेनाइल जो कॉलोनी होगी, इससे फिर पुनः क्या बन जाएगा, एक बॉल बॉक्स का थैलस बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये कैसा रिप्रोडक्शन होगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कैसा होगा, हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। और ऊपर वाला हमारा कौन सा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। ठीक, तो इस प्रकार ये हमारा बॉल बॉक्स का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब बॉल बॉक्स के बाद, जब बॉल बॉक्स हमने पढ़ लिया, तो इसके बाद अब नेक्स्ट एल्गी आती है हमारी क्लोरोफाइसी का ही दूसरा मेंबर, ऊडोगोनियम। क्लोरोफाइसी का अब दूसरा मेंबर आता है ऊडोगोनियम, ठीक है ना। तो ऊडोगोनियम को स्टार्ट करते हैं। एक बार हम इसको रब कर देते हैं बॉल बॉक्स को। अब हमारे पास में अगला मेंबर आता है क्लोरोफाइसी का, बॉल बॉक्स कंप्लीट होने के बाद में, ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम, OEDOGONIUM, ठीक है ना, ऊडोगोनियम। तो पहला पॉइंट आता है इसमें ऊडोगोनियम के अंतर्गत, पहला पॉइंट कौन सा आएगा, हमारा क्लासिफिकेशन। ऊडोगोनियम के अंतर्गत पहला पॉइंट कौन सा आता है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं सबसे पहले क्लास क्लोरोफाइसी। क्लास कौन सी आएगी, हमारी क्लोरोफाइसी। क्लास आती है हमारी क्लोरोफाइसी। ठीक, ऑर्डर आएगा हमारा ऊडोगोनियल्स। ऑर्डर कौन सा आएगा, हमारा ऑर्डर आता है हमारा ऊडोगोनियल्स। ऑर्डर कौन सा आएगा, ऊडोगोनियल्स। ठीक, अब ऑर्डर के बाद फिर अगला हमारा फैमिली आती है ऊडोगोनिएसी, ठीक है ना। फैमिली कौन सी आएगी हमारी, ऊडोगोनिएसी। ऊडोगोनिएसी, ठीक है ना। फिर इसके बाद जीनस आता है हमारा, जो हमारा मेंबर है ऊडोगोनियम, ठीक है ना। जीनस आता है हमारा, जीनस आता है ऊडोगोनियम, ठीक है ना। जीनस कौन सा आया हमारा, ऊडोगोनियम। ठीक, अब हम बात करते हैं कि अगला पॉइंट आता है इसका हमारा हैबिट एंड हैबिटेट, आवास एवं स्वभाव। अगला पॉइंट आता है हमारा हैबिट एंड हैबिटेट। अगला पॉइंट आता है हमारा हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है ना। इसमें देखते हैं कि यह एक स्वच्छ जलीय फ्रेश वाटर एल्गी है, ठीक है ना। एक फ्रेश वाटर एल्गी है जो कि फ्रेश वाटर में और अलवणीय जल के अंदर, यानी फ्रेश वाटर एल्गी है के अंदर पाई जाती है, जो कि परिपक्व अवस्था में मुक्त
रूप से तैरता हुआ, ठीक है ना, परिपक्व अवस्था में, मैच्योर्ड स्टेज में तो ये कैसा होगा, फ्री फ्लोटिंग, ठीक है ना, मुक्त रूप से तैरता हुआ, ठीक है ना। लेकिन यंग स्टेज में एक एपीफाइट के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। मैच्योर्ड स्टेज में तो एक तो देखो पहला पॉइंट तो ये आता है कि ये हमारी कैसी एल्गी है, फ्रेश वाटर एल्गी है, फ्रेश वाटर एल्गी है, ठीक है ना। फिर दूसरा पॉइंट आता है कि मैच्योर्ड स्टेज में ये फ्री फ्लोटिंग, मैच्योर्ड स्टेज में तो कैसा होता है ये फ्री फ्लोटिंग, फ्री फ्लोटिंग। जबकि यदि हम यंग स्टेज की बात करें तो ये एक एपीफाइट के तौर पर पाया जाता है। यंग स्टेज में कैसा मिलेगा, यंग स्टेज में एपीफाइट के तौर पर मिलता है, एपीफाइट के तौर पर ये मिलेगा। अब हम बात करते हैं इसके बाद में कि भारत के अंदर पाई जाने वाली ऊडोगोनियम की प्रमुख स्पेसीज कौन सी हैं। तो मेन इंडियन स्पेसीज, मेन इंडियन स्पेसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है ना। मेन इंडियन स्पेसीज की बात करते हैं, ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, ठीक है ना। एक तो आता है हमारा ऊडोगोनियम, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे हम हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं ऊडोगोनियम, ठीक है ना, ऊडोगोनियम। तो शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको ऊडोगोनियम, ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रिस, ऊडोगोनियम टेरेस्ट्रिस। फिर इसके बाद दूसरी आती है ऊडोगोनियम रंगावी, ऊडोगोनियम रगावी, ठीक है ना, ऊडोगोनियम रगावी, ठीक है ना। और तीसरी आती है हमारी ऊडोगोनियम सीलिएटा, ऊडोगोनियम सीलिएटा, ऊडोगोनियम सीलिएटा। ये हमारी 3 प्रमुख भारत के अंदर पाई जाने वाली ऊडोगोनियम की प्रमुख स्पेसीज हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, एल्गी का जो प्लांट बॉडी होता है ये रूट, स्टेम एंड लीफ के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं होता है, इसीलिए हम एल्गी की प्लांट बॉडी को क्या नाम देते हैं, थैलस। एल्गी की प्लांट बॉडी क्या कहलाती है, थैलस कहलाती है। तो अगला पॉइंट आता है हमारा थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अगला पॉइंट कौन सा आएगा हमारा, थैलस स्ट्रक्चर। अगला पॉइंट आता है हमारा थैलस स्ट्रक्चर। तो इसमें देखते हैं कि जो इसका पादप शरीर होता है वह ग्रीन कलर का होगा, ठीक है ना, बहुकोशिकीय होता है, मल्टी सेलुलर स्टेज वाला होता है और अशाखित तंतुनुमा होता है, ठीक है ना। ग्रीन, मल्टी सेलुलर और अनब्रांच्ड, ग्रीन इन कलर, ठीक है ना, मल्टी सेलुलर, ठीक है ना, ग्रीन मल्टी सेलुलर, और इसके अलावा अशाखित नॉन अनब्रांच्ड, ठीक है ना, कैसा होगा, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है ना, अनब्रांच्ड होता है, ठीक है ना, अशाखित अनब्रांच्ड इसका तंतु देखने को हमको मिलता है, ठीक है ना। अनब्रांच्ड ट्राइकोम देखने को मिलेगा, ठीक है ना, कैसा होता है, अनब्रांच्ड ट्राइकोम इसके अंदर देखने को मिलता है ऊडोगोनियम के थैलस में, ठीक है ना। अशाखित तंतु होता है जो कि कई बेलनाकार आकृति की सिलेंड्रिकल सेल्स, बेलनाकार सिलेंड्रिकल शेप्ड सेल से मिलकर के बना हुआ होता है। ऊडोगोनियम का एक जो ट्राइकोम होगा उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। आधारीय स्थापनांग, ठीक है ना, बेसल होल्ड फास्ट, ठीक है ना। इसके अलावा अंतर्वेशी कोशिकाएं, इंटरकैलरी सेल्स, और एक होती है एपिकल सेल्स। तो ऊडोगोनियम के थैलस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, पहला बेसल होल्ड फास्ट सेल, बेसल होल्ड फास्ट सेल, ठीक है ना, बेसल होल्ड फास्ट सेल। इसके बाद तीसरा आता है हमारा दूसरा आता है अंतर्वेशी कोशिकाएं, ठीक है ना, अंतर्वेशी कोशिकाएं, इंटरकैलरी सेल, इंटरकैलरी सेल। और तीसरा आता है हमारा शीर्षस्थ कोशिकाएं, एपेक्स सेल्स, ठीक है ना, एपेक्स सेल्स, या इसको हम एक नाम और दे सकते हैं एपिकल सेल्स, ठीक है ना, एपिकल सेल्स भी कह सकते हैं। तो इसका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम हम एक ट्राइकोम का डायग्राम देखते हैं कि एक ट्राइकोम का डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। तो एक ट्राइकोम के डायग्राम में सबसे पहले ऊपर जो कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, एपिकल सेल्स होंगी, ठीक है ना, कैसी होंगी, एपिकल सेल्स होंगी। सबसे ऊपर की तरफ कैसी सेल्स होंगी, एपिकल सेल्स होंगी।
अब हम देखते हैं कि इस ट्राइक्रोम की स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर की तरफ पाई जाने वाली सेल्स तो कौन सी होंगी? एपिकल सेल, एपिकल सेल्स, ठीक है ना, एपिकल सेल्स होंगी, शीर्षस्थ कोशिकाएं होंगी। फिर इसके बाद हमको देखने को मिलेगा चेन ऑफ एंथ्रीडिया, ठीक है ना, चेन ऑफ एंथ्रीडिया, चेन ऑफ एंथ्रीडिया देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद उडोगोनियम की अंड कोशिकाएं होंगी, क्या होंगी? उडोगोनियम की एग सेल होंगी, एग सेल ऑफ उडोगोनियम, उडोगोनियम की अंड कोशिकाएं होंगी। फिर इसके बाद सफलेटरी सेल होगी, ठीक है ना, फिर इसके बाद क्या होगी? एक सफलेटरी सेल होगी जो इस प्रकार से एक अतिवृद्धि के तौर पर हमको देखने को मिलेगी। SUFFU, LATORY, सफलेटरी सेल होगी, ठीक है ना। फिर सफलेटरी सेल्स के बाद में क्लोरोप्लास्ट होगा, और जिस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होगा वो कौन सी कोशिका होगी? वेजिटेटिव सेल, क्लोरोप्लास्ट होगा, और जिस कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होगा वो कोशिका कौन सी कहलाएगी? वेजिटेटिव सेल, ठीक है ना, वेजिटेटिव सेल कहलाएगी। और सबसे नीचे की तरफ जो कोशिका पाई जाएगी जो इस ट्राइकोम को एक बिंदु से चिपका करके रखेगी वो क्या कहलाएगी? होल्ड फास्ट सेल, होल्ड फास्ट सेल। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि एक उडोगोनियम का जो ट्राइकोम होगा उसके अंदर 3 टाइप की सेल्स हमको देखने को मिलेंगी। उडोगोनियम के एक ट्राइकोम के अंदर बेसल होल्ड फास्ट सेल, इंटरकैलरी सेल्स और एपेक्स सेल्स। अब हम देखते हैं कि आधारी सेल्स स्थापनांक के रूप में कार्य करती है। बेसल होल्ड फास्ट सेल कैसे कार्य करेगी? एक स्थापनांक की तरह कार्य करती है, और स्थापनांक की तरह कार्य करती है और तंतु के स्थिरीकरण में, ठीक है ना, ट्राइकोम के फिक्सेशन में सहायक होती है। बेसल सेल तथा एपेक्स सेल्स, बेसल सेल और एपिकल सेल्स के मध्य में अनेक अंतर्वेशी कोशिकाएं इंटरकैलरी सेल्स पाई जाती हैं। कुछ सेल्स के ऊपरी सिरे वलयाकार घेरे होते हैं, कुछ जो सेल्स हमको इंटरकैलरी सेल्स मिलेंगी उनमें वलयाकार घेरे देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम कैप या आच्छद कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? कैप या आच्छद कहते हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? कैप या आच्छद कहते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि उडोगोनियम के ट्राइकोम में पाई जाने वाली एक सेल की स्ट्रक्चर कैसी होगी। तो हेडिंग डालते हैं सेल स्ट्रक्चर। ठीक है ना, उडोगोनियम के थैलस में एक कोशिका कैसी होगी? सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि सेल्स लंबी और बेलनाकार होती हैं। सेल्स कैसी होती हैं? लंबी और बेलनाकार होती हैं, जो कि 2 स्तरों से, 2 लेयर से मिलकर के बनी हुई होती हैं, ठीक है ना। पहली होती है इनर लेयर, आंतरिक, और बाहर वाली होती है आउटर लेयर। इनर लेयर जीव द्रव्य के ठीक बाहर, ठीक है ना, जीव द्रव्य के ठीक बाहर, प्रोटोप्लास्ट के ठीक बाहर की तरफ सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है ना। इनर लेयर जो होगी वो किसकी बनी हुई होगी? इनर लेयर सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई होती है। किससे मिलकर के बनी होती है? सेल्यूलोज से मिलकर के बनी हुई होती है। फिर हम बात करते हैं, अगली आती है हमारी आउटर लेयर, दूसरी आती है हमारी आउटर लेयर। आउटर लेयर की बात करते हैं कि यह पैक्टिन की परत के बाहर उडोगोनियम में काइटिन की सतह उपस्थित होती है, ठीक है ना। इस परत में सेल्यूलोज नहीं होता है, तो इस परत में हमको क्या देखने को मिलेगा? काइटिन देखने को मिलता है। इस परत में, ये परत किसकी बनी हुई होती है? काइटिन की बनी हुई होती है, ठीक है ना। अगला पॉइंट आता है हमारा प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना। अगला पॉइंट कौन सा आएगा सेल स्ट्रक्चर के अंदर? हमारा प्रोटोप्लास्ट, ठीक है ना, जीव द्रव्य। प्रोटोप्लास्ट के बारे में देखते हैं कि बाहरी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य तथा कई पायरिनोइड युक्त, ठीक है ना, जालिका बद्ध क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है ना, तथा भित्ति लग्न केंद्रक पाए जाते हैं, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य, कई पायरिनोइड व रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। प्रोटोप्लास्ट में सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा रेटिकुलेटेड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलेगा, ठीक है ना। क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। आपको मैंने ये प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी बताया था कि एल्गी में क्लोरोप्लास्ट को देखते हुए स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है।
एल्गी के अंदर क्लोरोप्लास्ट को देखते हुए स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ऊडोगोनियम में किस प्रकार का देखने को मिलेगा, जालिकावत क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है कुछ सेल्स के अग्र सिरे पर, ठीक है ना, कुछ सेल्स के जो एपेक्स वाला पार्ट होता है उन पर हेमीसेल्यूलोज की कई वलय पाई जाती हैं, हेमीसेल्यूलोज से बनी हुई कई रिंग्स पाई जाती हैं जिन्हें हम एपिकल सेल्स कहते हैं, तथा ऐसी कोशिकाओं को हम कैप सेल्स भी कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार हमने आज के लेक्चर में ऊडोगोनियम एक हमारा नया मेंबर क्लोरोफाइसी का स्टार्ट किया, जिसका हमने क्लासिफिकेशन, हैबिट एंड हैबिटेट, मैन इंडियन स्पीसीज, थैलस की स्ट्रक्चर और थैलस के एक ट्राइकोम की स्ट्रक्चर के बारे में देखा। अब आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर ड्रॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऊडोगोनियम के ही दूसरे पॉइंट रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।